हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का, उसको हम देखने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। और आप अगर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं एक बार दो बार, तो आपको जो है, अगर प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। आपका कम से कम वो तो नहीं छूटेगा। और ख़ास करके जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। हम भी 10 क्वेश्चन लेके आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, हो गया 5 मिनट में वीडियो ख़त्म। तो हम 30 क्वेश्चन देखते हैं, तो आप 30 क्वेश्चन जो है पूरे अटेम्प्ट किया करिए और पूरा वीडियो देखा करिए। और जिसको वीडियो स्किप करना रहे उससे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को तुरंत स्किप करके जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप पूरी वीडियो देखिए। और वीडियो देखते हैं आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल अगर लगता है थोड़ा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। इससे थोड़ा जो है मोटिवेशन भी मिलता है और लोग जो है यही देखते हैं। मतलब हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आते हैं वीडियो देखने, तो उनको लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए वो लाइक देख कर ही चले जाते हैं कि 2-4 लोगों ने लाइक किया है बस, तो ये वीडियो ख़राब ही होगा। तो प्लीज़ इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। और पीजीटी का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जा करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो संविधान से भी संबंधित हैं। और जो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सारे भी क्वेश्चन हैं। तो वो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, आपको ज़रूर याद करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था। कब किया गया था? 10 जनवरी 1992 को, 13 जनवरी 1992 को, 17 जनवरी 1992 को, 23 जनवरी 1992 को। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम जो है, इसका कब किया गया था गठन? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी 1992 को। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम है। और इसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 13 जनवरी 1992 को किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों एवं गरीब लोगों को कौशल विकास एवं स्वरोजगार उपलब्ध करा करके उन्हें आर्थिक रूप से बढ़ावा देना और विकासात्मक गतिविधियों द्वारा लाभ प्राप्त कराना था। इतना आप ध्यान से सुन लीजिएगा और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी? इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो कि जैसा कि हम पिछले वीडियो मतलब पिछले एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इजी हो या थोड़ा टफ हो, आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। तो संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी थी? एंथनी गिडेंस ने, लेवी स्ट्रॉस ने, टालकट पार्सन्स ने, सोसेरे ने। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथनी गिडेंस। जो संरचनाकरण का सिद्धांत है, इसे एंथनी गिडेंस ने दिया था। 1970 में 1970 में इनकी जो पुस्तक थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, इसी पुस्तक में इन्होंने संरचनाकरण का अपना कॉन्सेप्ट दिया था। गिडेंस का क्या मानना था कि संरचना जो होती है वही क्रिया का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला है गिडेंस, दूसरे हैं लेवी स्ट्रॉस, तीसरे हैं मैकाइवर एवं पेज, चौथे हैं पियर्सन। तो सांस्कृतिक संरचनावाद सिद्धांत दिया था पियरे बोर्दियू ने। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, इसमें शायद ऑप्शन गलत हो गया है, तो एक ऑप्शन हम काट करके यहाँ बोर्दियू लिख देते हैं, मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। तो इसका राइट आंसर होगा पियरे बोर्दियू। इन्होंने जो है सांस्कृतिक संरचनावाद का कॉन्सेप्ट दिया था।
तो देखिए सांस्कृतिक संरचनावाद क्या होता है, तो एक लाइन में जान लेते हैं। सांस्कृतिक संरचनावाद जो है ये संरचनावाद का एक नया रूप है और इसे जो है रॉबर्ट बुथनो और पियरे बोर्दियू इन्होंने जो है दिया है। सांस्कृतिक संरचनावाद क्या होता है, मतलब इसके अनुसार जो संरचना होती है वो नियमों की एक कड़ी मात्र होती है और इन नियमों के द्वारा ही अनुभविक स्थितियों का अनुमान लगाया जाता है, इन लोगों का ऐसा मानना है। और लेवी स्ट्रॉस का जो संरचनावाद है, इनका क्या मानना है कि जो आंतरिक संरचना होती है वो मस्तिष्क की देन है और इसे जो है वो क्या मानते हैं, संस्कृति की उपज मानते हैं। तो यही दोनों में मतलब दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और स्त्रियों के अधिकार दिलाने के प्रयास किए? पहला है ज्योतिबा फूले, दूसरे हैं रामानुस्वामी, तीसरे हैं विवेकानंद और चौथे हैं रंगाराव शिंदे। तो इसमें से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा राव फूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक आध क्वेश्चन और इनसे संबंधित आएगा तो अब बाकी चीजें हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है, यानी राष्ट्रीय एकता में कौन सा बाधक नहीं है? पहला है क्षेत्रवाद, दूसरा है भाषावाद, तीसरा है पूंजी का अभाव और चौथा है जातिवाद। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव होने से राष्ट्रीय एकता में कोई बाधा नहीं पहुंचती है, जबकि क्षेत्रवादिता, भाषावाद और जातिवाद ये सारे क्या हैं, ये सब राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचाते हैं। जैसे जातिवाद हो गया तो लोग सिर्फ अपनी जाति का ही भला सोचते हैं, बाकी का नहीं सोचते हैं, तो ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचाता है। क्षेत्रवादिता भी जो है ये भी सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध होता है, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो। तो इसमें जो है अंधविश्वास आप किसे कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? जो वीकर सेक्शन होता है इसमें से कौन नहीं है ये पूछा है। तो पहला है अनुसूचित जाति, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, तीसरा है लघु सीमांत कृषक और चौथे हैं औद्योगिक श्रमिक। तो इसमें से वीकर सेक्शन के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु सीमांत कृषक। तो देखिए वीकर सेक्शन के अंदर इसके अलावा कौन कौन आते हैं, तो अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, महिलाएं हो गई, अल्पसंख्यक और जो श्रमिक वर्ग होते हैं ये सारे वीकर सेक्शन में आते हैं, लेकिन जो लघु सीमांत कृषक होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रेडफील्ड, क्रोबर, डेनियल थॉर्नर, एमएन श्रीनिवास। तो मालिक, किसान और मजदूर के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है, एक मौलिक तर्क बुद्धिपरकता उपस्थित रहती है, सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान की तरह जादू में मतलब क्या सिमिलरिटी है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है, यानी जो विज्ञान होता है उसी की तरह जादू में भी कार्य कारण संबंध जैसे मतलब होते हैं, नियम होते हैं, और ये जो है नियम संबंधों की पूर्व मान्यता पर आधारित होते हैं। और ये किसका मानना है? ये फ्रेजर का मानना है। फ्रेजर के मतलब फ्रेजर के दृष्टिकोण से जादू और विज्ञान के बीच में क्या फ़र्क है? तो जो जादू होता है वो कार्य कारण संबंधों के बारे में गलत पूर्व मान्यताओं पर आधारित होता है, यानी सिमिलरिटी दोनों में है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो कार्य कारण संबंध होता है वो गलत पूर्व मान्यताओं पर आधारित होता है जादू में, जबकि विज्ञान में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसने कहा है?
तो पहले हैं फ्रेजर, दूसरे हैं मेरिट, तीसरे हैं टायलर, चौथे हैं मैक्स मूलर। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, ये स्टेटमेंट है फ्रेजर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि ऑप्शन है मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, तो ये है पार्सन्स का। इन्होंने जो बताया है कि समाज में जो संतुलन अनिवार्य है, तो वही चीज़ है कि मूल्य सामंजस्य जो है वो समाज के लिए अनिवार्य है, तभी समाज में संतुलन बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? पहला है स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, तीसरा है यूनेस्को और चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ये सारे जो हैं भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे अनुच्छेद से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चेंबर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो पहला ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता 1935, दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्स बोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये जितने भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ये सारी जो है स्वतंत्रता बाद के ये सारी चुनावों की मान्यता दी गई थी। ये सारे चुनाव की मान्यता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दी गई थी, तो इसीलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। जो प्रांतीय स्वायत्तता है ये 1935 के अधिनियम में जो है प्रांतों की तत्कालीन स्थिति में सुधार के लिए किया गया था। और इसके अलावा जो मार्लो मिंटो सुधार है ये भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ये द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? पहला है 40, दूसरा है 41, तीसरा है 93 और चौथा है 42। तो इसमें से लोकसभा में 542 स्थानों में से अनुसूचित जनजाति पूछा है, यानी एसटी के लिए कितनी सीटें सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41, 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट से सारे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है? तो वहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए पूछा था, यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी के लिए पूछ रहा है। ऑप्शन है 76, 77, 78, 79। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 79। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है, यानी कौन सा अधिकारी होता है? पहला है जनजाति विकास अधिकारी, दूसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त, तीसरा है जनजाति कल्याण अधिकारी, चौथा है जनजाति प्रशासक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष कार्यालय की नियुक्ति की गई थी, जो कि कौन सपोर्ट करेगा? राष्ट्रपति सपोर्ट करेगा। और इस प्रावधान के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। और सबसे पहले नियुक्ति कब हुई थी? 18 नवंबर 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यकों से। तो जो भारतीय संविधान की अनुसूची है, अनुसूची 6, ये किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित हैं अनुसूचित जनजाति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 जो है ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और इसमें जो है अनुच्छेद 244 1 और अनुच्छेद 275 1 को समाहित किया हुआ है और ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक जो है वो किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। तो ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है ये बताना है। तो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से जो कम के लोग हैं बालक, इनको यानी किसी भी फैक्ट्री में या खान में अगर आप इनसे काम कराते हैं, श्रम कराते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335, 336, 338, 339। तो यानी किस अनुच्छेद में दोनों का ही प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 335 नहीं होगा, हाँ यही होगा, 35 ही होगा, अनुच्छेद 335। इसी में जो है SC ST के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक बार नहीं पूछे गए हैं, मैंने इसे एक ही बार मतलब नोट किया है, लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि ये एक ही बार पूछा गया है। जो भी ये अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे जो अनुच्छेद 17 से संबंधित है अस्पृश्यता वाला, ये क्वेश्चन कम से कम मतलब हर बार ही रिपीट होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 330, 332, 335, 338। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 यानी अनुच्छेद 330। संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत जो है वो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है। और जो अनुच्छेद 335 है, 335, ये जो है सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए आरक्षण किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप देख लीजिए, मतलब कन्फ्यूजन आपको ना हो, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? यानी किस अनुच्छेद के द्वारा कोई जनजाति है, कोई ST है और उसको SC का दर्जा दिया जाता है, तो एक अनुच्छेद बना हुआ है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 342, 343, 344, 345। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 342। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 366। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें? तो आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 46। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 46। ये जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक और शिक्षा संबंधी जो विशेष सुविधाएं हैं उनसे संबंधित है, और ये जो SC ST वीकर सेक्शन के लोग हैं ये इनके लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24।
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछ चुका है। मतलब ये क्वेश्चन आपको पीजीटी के प्रीवियस ईयर में हर जगह देखने को मिलेगा, तो आप इसे बिल्कुल भी इसमें मतलब गलती मत करिएगा। तो इसका ऑप्शन है 1952, 1951, 1955, 1953। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1955। तो जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है ये 1 जून 1955 से लागू हुआ था और इस अधिनियम के अंतर्गत जो हिंदू शब्द है उसका क्या मतलब है? तो हिंदू शब्द का मतलब है हिंदू में जो है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये सभी धर्मों को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। तो देखिए जो अनुच्छेद 17 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और इसका किसी भी रूप में जो प्रचलन था उसको जो है उस पर उसको निषिद्ध कर दिया गया, यानी उस पर रोक लगा दी गई है। और ये जो अभी हमने देखा कि 1955 में जो है ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का आया था, तो इसको जो है बाद में संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, इसको जो है मतलब नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पारित किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। इसे जो है 13 नवंबर 1976 से पूरे देश में लागू किया गया था। ये जो कानून था नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, ये जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 वाला जो था उसी का एक संशोधित रूप है, तो ये इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? यानी अनुच्छेद 17 जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यानी ये 17 आपको जरूर याद रखना है, इससे संबंधित जितने भी चीजें हैं वो आपको जरूर नोट करनी है। तो पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व। तो ये संबंधित है अस्पृश्यता से, तो आपको 17 और अस्पृश्यता ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। तो जो 17 का आधारभूत चिंता है वो यही है कि जो अस्पृश्यता है उसका उन्मूलन किया जाए, यानी उसको खत्म किया जाए। किसी भी तरीके से आप दूसरों से मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जो अस्पृश्य जातियां जिनको मानी जाती थी, आप उनको जो है उस निगाह से आप नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है? तो देखिए वही क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्यता का उन्मूलन। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, नहीं अभी 3 क्वेश्चन है। 28 छात्रवृत्ति एवं शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 330 और 332, अनुच्छेद 339(1). तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15(4). अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है? 15(4) में, 16(4) में, 17(4) में, 23(4) में। पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15(4). आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? अनुच्छेद 15(4), 16(4), अनुच्छेद 39 व 40, अनुच्छेद 110 व 112, अनुच्छेद 50 व 51। तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जो है ये पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है।
तो देखिए ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन लगे आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा अलग से, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिए इट्स ऑल अबाउट सोशियोलॉजी, आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जो है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कोई मतलब नहीं निकलता है उनका जुड़ने का, क्योंकि ना ही कोई मतलब मेरे पास थोड़ा टाइम इतना नहीं रहता है कि मैं जो है वहाँ पे चीज़ें शेयर करूँ या फिर क्वेश्चन वगैरह बनाऊँ। लेकिन बाकी के जो लोग जुड़े हैं उनको भी जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप वहाँ पे जुड़ रहे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा एक्टिविटी करिए, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल का क्या मतलब है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, तो जब भी वीडियो जाएंगी तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप एक बार जा कर के उन्हें भी ज़रूर चेक करिए और सारे वीडियो देखिए। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको जो है मैं ट्राई करूँगी कि हाँ उस पर वीडियो बनाऊँ। और छोटे छोटे जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं। और बाकी पूरा सिलेबस तो हम कवर नहीं कर सकते हैं। और मेरे पास पूरा PGT का नोट्स है, मतलब कंप्लीट नोट्स है, लेकिन समय इतना नहीं रहता है कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। और फिर इतना मेहनत करके बनाऊं और उसके बाद इतने कम व्यूज आते हैं तो मेहनत बेकार जाती है। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। नहीं तो मैंने स्टार्ट किया था एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाना, और पूरा कंप्लीट PGT का मैं जो है मेरे पास जो नोट्स है, मेरा अच्छा खासा नोट्स है, उसको मैं पूरा फ्री में जो है वीडियोज़ उस पर बनाती। लेकिन ऐसा अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लोग देखते ही नहीं हैं। तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्री में जब आपको कोई चीज़ें मिलती हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर वही नोट्स आपको अभी कोई 5,000 10,000 लेकर के देता तो आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, मुझे बस यही रटना है, यही पढ़ना है। तो इसीलिए यही रीज़न है। बाकी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सपोर्ट करिए और थोड़ा फीडबैक अपना दीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और बाकी जो लोग अपना फीडबैक देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, उनको दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो मतलब अच्छा लगता है पढ़ करके, जब आपके बारे में कोई ऐसा बोलता है कि हाँ वीडियो अच्छी है, तो मतलब और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।